मैं एरिल हूँ, एक फैंटेसी दुनिया में रहने वाला लड़का जहाँ हर किसी को देवी द्वारा दिए गए पेशे के रूप में एक आशीर्वाद मिलता है। ये पेशा निर्धारित करेगा कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे और इसका खुलासा उनके 10 साल के होने पर होता है। आज बड़ा दिन है क्योंकि मैं अभी अभी 10 साल का हुआ हूँ और मुझे एक नया पेशा मिलने वाला है। मेरे माता पिता और बहन दोनों बहुत उत्साहित थे। हर कोई कल्पना कर रहा था कि मुझे क्या शानदार पेशा मिलेगा, लेकिन मैं खुद इस पूरी व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। नाश्ते के बाद परिवार जल्दी से चर्च की ओर बढ़ गया, जहां एक पादरी वेदी के पास खड़ा था। किशोर लड़कों को छू रहा था, जो कि हर दुनिया के जिले में आम बात है। उसने बच्चों को उनके पेशे बताने शुरू किए। कुछ लोहार बन गए, बाकी कुछ शेफ बन गए। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि पेशा माता पिता के पेशे से भी प्रभावित होता है, तो शायद मुझे कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। जब मेरी बारी आई तो मैं पादरी के पास गया। आसपास के सभी लोग ये सोचकर उत्साहित होकर फुसफुसाने लगे कि इस बच्चे को क्या पौराणिक पेशा मिलेगा, क्योंकि उसकी माँ एक पवित्र तलवारबाज थी और उसके पिता एक महाजादूगर थे। पादरी भी एक और लड़के को छूने का मौका पाकर उत्साहित था, लेकिन जब उसने मेरे माथे पर हाथ रखा तो वह भ्रमित हो गया, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। अंततः उसने मुझे दया भरी नजरों से देखा और कहा कि मैं बिना किसी पेशे के पैदा हुआ हूँ। कुछ दिन बीत गए। मेरे माता पिता ने मुझे ये कहकर उत्साहित करने की कोशिश की कि मुझे नौकरी खोजने की चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा के लिए उनके बेसमेंट में रह सकता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में अपने बारे में चिंतित नहीं था। मैंने अपने परिवार से कहा कि मैं टूटा नहीं हूँ और जोर देकर कहा कि मैंने बचपन से ही तलवारबाजी का अभ्यास किया है। मैंने अपने कौशल को दिन रात निखारा है और निश्चित रूप से अगर मेरे पास तलवारबाज का पेशा होता तो ये बहुत आसान होता, लेकिन इसके बिना भी मैं अपनी समर्पित माँ के साथ अपनी कड़ी मेहनत के आधार पर दुनिया में अपना रास्ता बना सकता हूँ। मेरे परिवार ने राहत की सांस ली और मैं अकेले बाहर चला गया और संयोग से अभ्यास मैदान से शोर सुना। वहां मैंने दो लड़कों को एक दूसरे के साथ अभ्यास करते देखा। हालांकि उनकी बुनियादी तकनीक कमजोर लग रही थी, तलवारबाज के पेशे का आशीर्वाद उन्हें महान योद्धाओं में बदलने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने मुझे देखते हुए देखा और पूछा कि मैं यहाँ क्यों खड़ा था। मैंने जवाब दिया कि मैं अभ्यास करने आया था, जिससे वे हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि बिना किसी पेशे वाला व्यक्ति कभी असली तलवारबाज से नहीं लड़ सकता और एक दूसरे पर बेतरतीब वार करके अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। हालांकि मैं प्रभावित नहीं हुआ और पूछा कि क्या वे मेरे साथ अभ्यास करना चाहेंगे। दोनों लड़कों ने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सहमत हो गए। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले उस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कम से कम एक संरक्षक आत्मा है। पेशे के विपरीत हर कोई एक संरक्षक आत्मा के साथ पैदा होता है, जो एक ढाल की तरह होती है, जो उन्हें चोट लगने से बचाती है, लेकिन ये कमजोर पड़ सकती है या एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी द्वारा तोड़ी जा सकती है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि वो मुझे मारने के डर के बिना पूरी ताकत से हमला कर सकता था। हालांकि मैंने उससे कहा कि मुझे तुम जैसे बदमाशों को हराने के लिए संरक्षक आत्मा की जरूरत नहीं है, जिससे वो गुस्सा हो गया, मेरी ओर लपका और अपनी तलवार को बहुत जोर से घुमाया। मैंने आसानी से हमला रोक दिया, जिससे वो लड़का चौंक गया और बेतरतीब ढंग से अपनी तलवार घुमाने लगा, लेकिन मैंने उसके हर हमले को फिर भी रोका और भटका दिया। वो लड़का निराश होने लगा और उसका दोस्त मुझे गिराने के लिए पीछे से कूद गया, लेकिन मैं बहुत तेज था और समय पर बच निकला। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ की तुलना में ये लोग कुछ भी नहीं थे, इसलिए 2 बनाम 1 शायद एक अधिक दिलचस्प मुकाबला होगा। उसी विचार के साथ मैं उनकी ओर लपका और एक लड़के को तलवार के पोमेल से उसकी ठोड़ी पर मारकर गिरा दिया, जबकि दूसरा लड़का अपने दोस्त पर ठोकर खाकर संतुलन खो बैठा और भी गिरा दिया गया। दोनों हारने वाले हताश होकर रोने लगे। अचानक एक लाल बालों वाला लड़का अंदर आया और उन दोनों मूर्खों को चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि अगर ये युद्ध का मैदान होता तो वे बहुत पहले मर चुके होते। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन लाल बालों वाला लड़का मुझे जानता था, क्योंकि वो सीधे मेरे पास आया और मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। उसने सोचा कि मैंने उन 2 छोटे गुंडों को सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि मुझे अपनी माँ पवित्र तलवारबाज से जन्मजात प्रतिभा मिली थी। लेकिन चूंकि मैं एक असफल बेकार आदमी था, मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं खड़ा हो पाऊंगा जिसके पास एक पेशा हो और जिसने ठीक से प्रशिक्षण लिया हो। लाल बालों वाले लड़के ने अंततः खुद को कप्तान इवांस का बेटा बताया, जो गांव के गार्ड स्क्वाड का प्रमुख था। मुझे अचानक कप्तान याद आया जब वो मेरी माँ से मदद मांगने आया था, लेकिन ये लड़का उस सख्त आदमी जैसा नहीं दिख रहा था जिसे मैंने देखा था। उसने शिकायत की कि मेरी माँ को हमेशा सबसे शक्तिशाली माना जाता था, हालांकि उसके पिता भी एक पेशेवर तलवारबाज थे। तो अंत में यह देखने के लिए कि किसका परिवार बेहतर था, वह मुझे एक द्वंद्व युद्ध में हरा देगा। दोनों अपनी स्थिति में आ गए और अंततः मुकाबला शुरू हुआ। लाल बालों वाले लड़के ने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया, जितनी जल्दी हो सके एक निर्णायक वार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने अपनी माँ के साथ बहुत समय से प्रशिक्षण लिया था और मेरे पास एक अत्यंत ठोस रक्षात्मक पंक्ति थी। हमारी गति अविश्वसनीय थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पर हमला करते हुए अभ्यास मैदान में फिसलते रहे, जिससे दूसरे 2 लड़के जमीन पर हैरान रह गए। मैंने महसूस किया कि हालांकि लाल बालों वाला लड़का उन 2 मूर्खों की तुलना में बहुत मजबूत था, वह गुस्से में लड़ रहा था, जिससे वो कमजोर हो गया। मैंने लपकने से पहले एक मौका खोजने की कोशिश की, लेकिन लाल बालों वाला लड़का तैयार था और उसने अपनी विशेष हवाई काट का उपयोग किया।
मैंने एक वार को रोका, लेकिन दूसरा मेरी छाती पर लगा, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं चौंक गया और पूछा, ये किस तरह की तकनीक है? लेकिन लाल बालों वाले लड़के ने जोर देकर कहा कि ये एक ऐसा कौशल था जिसे मेरे जैसा बेकार आदमी कभी नहीं सीख पाएगा। उस हार के बाद कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन मेरे अंदर एक नई आग जल उठी थी। मैं अपनी तलवार के साथ जंगल में चला गया और एक डमी पर खुद ही अभ्यास करने लगा, और अनगिनत प्रयासों के बाद मैंने अंततः उस दोहरी काट को फिर से बनाया जिसने मुझे पिछली बार हराया था। लेकिन इससे पहले कि मैं जश्न मना पाता, एक गोबलिन ने झाड़ियों से कूदकर मुझ पर घात लगाकर हमला कर दिया। लेकिन वो मेरा मुकाबला नहीं था, क्योंकि मैंने मुड़कर दोहरी काट तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे गोबलिन तुरंत गिर गया। मैं अपनी नई सीखी हुई तकनीक से उत्साहित महसूस कर रहा था जब अचानक जंगल की गहराई से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, जिससे मेरी रीढ़ कांप उठी। मैंने तुरंत गांव में भागकर गार्डों को सूचित करने का फैसला किया, लेकिन मैंने एक लड़के की चीख भी सुनी जिससे मैं रुक गया। मैंने महसूस किया कि वो लड़का खतरे में हो सकता है, और अगर मैं गार्डों के आने का इंतजार करता तो बहुत देर हो जाती। इसलिए मैंने खुद जंगल में जाने का फैसला किया। मैं थोड़ी देर चुपचाप चला और अंततः एक घायल लड़के को देखा, जो निकला कि वो वही लाल बालों वाला लड़का था जिसने मुझे अभ्यास में हराया था। वो बुरी तरह पीटा हुआ लग रहा था, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, और उसने अपनी तलवार दुश्मन की ओर उठाई हुई थी, जो एक विशाल हॉबगोब्लिन निकला। मैंने भी ऐसा हॉबगोब्लिन वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा था, क्योंकि वे कभी गांव के करीब नहीं आते थे। मैंने खुद से पूछा कि क्या मुझे मदद के लिए भागना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं राक्षस को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत था। लेकिन मैंने महसूस किया कि अगर मैं छोड़ देता तो लाल बालों वाला लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा। अंततः मैंने अपना मन बना लिया और हॉबगोब्लिन के पीछे चला गया। और इससे पहले कि राक्षस लाल बालों वाले लड़के को खत्म कर पाता, मैंने एक शक्तिशाली दोहरी काट का इस्तेमाल किया, जिससे गोब्लिन फट गया और तुरंत मर गया। लड़का हैरान था कि हॉबगोब्लिन जमीन पर मरा पड़ा था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मैंने एक ऐसा हमला इस्तेमाल किया था जिसे उसने केवल वर्षों के प्रशिक्षण और अपने पेशे की मदद से सीखा था। मैंने उसे ठीक होने के लिए थोड़ा पवित्र पानी दिया, और उसके तुरंत बाद उसने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा कैसे किया। मैंने जवाब दिया कि मेरे हमले का पेशे से कोई लेना देना नहीं था। कोई भी जिसके पास पर्याप्त कौशल, गति और शक्ति हो, उसे फिर से बना सकता है। मैंने समझाया कि उसकी दोहरी काट से हारने के बाद मैंने उसका बहुत बारीकी से विश्लेषण किया और मूल बातों को समझने के लिए बार बार अभ्यास किया। इसलिए अब मैं अपनी इच्छानुसार हमले को बदल सकता हूँ। वो लड़का अभी भी अविश्वासी था और मुझे एक मुकाबले के लिए चुनौती दी, और मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए और एक ही समय में अपने कौशल का उपयोग किया। उसके आश्चर्य के लिए मैंने न केवल उसके वार को सफलतापूर्वक रोका, बल्कि एक तीसरी काट भी जोड़ी जो उसके शरीर पर लगी और उसे जमीन पर गिरा दिया। कप्तान का बेटा बहुत गुस्सा था, लेकिन मैंने समझाया कि मैं किसी भी सीमित कौशल से बंधा नहीं हूँ। इसलिए मेरी एकमात्र सीमा मेरी ताकत और कौशल थी, जिसका मतलब था कि अगर मैं पर्याप्त अच्छा होता तो मैं जितनी चाहे उतनी काट जोड़ सकता था। वो खड़ा हुआ और एक और त्वरित लड़ाई में शामिल हो गया, लेकिन इस बार उसे पहले से भी एक मजबूत तीसरी काट लगी। मुझे जीत की घोषणा करने और चले जाने पर उसे एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया गया। उस दिन के बाद से 5 साल बीत चुके हैं और मैंने अंततः तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध राज्य ब्रेया के लिए यात्रा करने का फैसला किया है। मेरी माँ और कप्तान इवांस दोनों ने ब्रेया से प्रशिक्षण लिया था, और मैं उनकी तरह सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। रास्ते में मैं कुछ अजनबियों के साथ चला, जिनमें से 2 उच्च स्तरीय तलवारबाज थे। लड़के के पास फाइटर का पेशा था, जबकि महिला अपने डबल स्वॉर्ड्समैन के पेशे के लिए जानी जाती थी। दोनों ब्रेया में अपने कौशल को निखारना चाहते थे, लेकिन वे एक दूसरे से सहमत नहीं लगते थे और हमेशा झगड़ते रहते थे। घुड़सवार ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वे सभी एक ही जगह जा रहे थे, लेकिन वो आदमी बहुत पितृसत्तात्मक था और महिला को रसोई में वापस भेजना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वे और अधिक बहस कर पाते, घुड़सवार चिल्लाया कि वे अपने हथियार तैयार रखें, क्योंकि मुसीबत आ गई थी। मैंने शांत होकर देखा और पाया कि ऑक्स का एक समूह अपने विशालकाय नेता के साथ रास्ता रोके हुए था, स्पष्ट रूप से हमें जीवित नहीं जाने देने का इरादा रखता था। गाड़ी में बैठे दोनों बच्चे डर गए और उन्होंने फाइटर से उन्हें बचाने का अनुरोध किया, लेकिन फाइटर अपने नाम के विपरीत एक ऐसा नीच और डरपोक था जिसने घोषणा की कि वो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है, और रथ से कूदकर भाग गया। महिला उसके पीछे पीछे आई, यह सोचकर कि इस दुनिया में हर आदमी अपने लिए है। घुड़सवार चिंतित था, खुद से पूछ रहा था कि क्या वह भीड़ और अपने यात्रियों के साथ रथ से बच पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैं बिना एक शब्द कहे रथ से नीचे उतर गया और राक्षसों की ओर बढ़ने लगा। ड्राइवर ने मुझे पीछे हटने और अपनी जान बचाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, इससे पहले कि मैं पहले और की ओर बढ़ता और उसे दिल में वार कर मार देता। ड्राइवर मेरी अविश्वसनीय गति और सटीकता से चौंक गया था, जबकि मैं बस क्षणभंगुर स्थानांतरण का उपयोग कर रहा था। लगातार ऑक्स के सामने गायब हो रहा था और फिर से प्रकट हो रहा था, उन्हें एक एक करके मार रहा था। दुर्भाग्य से मुझे चारों ओर से ऑक्स ने घेर लिया था, जिसका मतलब था कि मैं अब अपने ब्लिंक कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन ड्राइवर के आश्चर्य के लिए मैंने तलवार नृत्य नामक एक पौराणिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जहां मैं एक मूर्ख की तरह घूमता रहा, एक ही बार में सभी को मार गिराया।
घुड़सवार को समझ नहीं आया कि मैं उस कौशल का उपयोग कैसे कर सकता था, क्योंकि इसका उपयोग केवल तलवार राजकुमारी नामक वर्ग के पेशेवर तलवारबाजों द्वारा किया जाता था और वे हमेशा महिलाएं होती थीं। हालांकि मैं लिंग मानदंडों से बंधा नहीं था, क्योंकि मैं इंद्रधनुष समुदाय में शामिल होना चाहता था। तो मैं ऑर्क नेता की ओर दौड़ा, चतुराई से उसके हमलों से बचता रहा, इससे पहले कि मैं उस पर कूदता और अपनी तलवार उसकी खोपड़ी में गहराई तक धंसा देता, उसे तुरंत मार डालता। अंत में मैं वापस ड्राइवर के पास आया जो सदमे में था और उसे बरिया की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कहा। जबकि एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैं किस वर्ग का हूं, मैंने बस जवाब दिया कि मैं किसी भी वर्ग का नहीं हूं, जिससे हर कोई पूरी तरह से सदमे में आ गया। मुझे 5 साल पहले की बात याद आई जब मैंने अपनी माँ को अपना नया सीखा हुआ दोहरी तलवार कौशल दिखाया था, तो उन्हें लगा था कि मैं कल्पना कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं जो भी कौशल देखता हूं उसे कॉपी करने का अभ्यास कर रहा हूं, तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे तलवार राजकुमारी वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी कौशल सिखाने का वादा किया। वर्तमान में वापस आकर मुझे ड्राइवर ने जगाया और उसने कहा कि हम बरिया पहुंच गए हैं, तलवारों की भूमि। मैं रथ से उतर गया और देखा कि टाउन सेंटर तलवारों से लैस लोगों से भरा हुआ था। मैं ड्राइवर की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वो एक उच्च श्रेणी का तलवारबाज था। पहले तो ड्राइवर ने दावा किया कि वो सिर्फ एक घुड़सवार था, लेकिन मैं जानता था कि केवल कुशल तलवारबाज ही उन चालों को पहचान सकते थे जिनका मैंने मौके पर ही इस्तेमाल किया था। घुड़सवार ने स्वीकार किया कि वो होली नाइट वर्ग का था, जो एक अच्छा वर्ग था, लेकिन वो लड़ाई से थक गया था, तो भी कभी वो आराम करना और एक साधारण ड्राइवर होने का दिखावा करना पसंद करता था। होली नाइट ने महसूस किया कि ये शायद शहर में मेरी पहली बार था और कहा कि मुझे पहले अपने लिए एक गिल्ड ढूंढना होगा, क्योंकि गिल्ड के बिना मैं किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाऊंगा। और इस शहर में टूर्नामेंट में लड़ना और जीतना तलवारबाजों के लिए खुद को साबित करने और पैसा कमाने का मुख्य तरीका था। मैंने जवाब दिया कि मुझे पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन मैं सबसे मजबूत तलवारबाज से लड़ना चाहता था जो इस जगह को पेश करना था। ड्राइवर ने मुझे जहरीले गिल्डों जैसे निगमों से सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि वे आपकी आत्मा को चूस सकते हैं और ये अच्छे तरीके से नहीं। ये कहकर ड्राइवर मुड़ा और चला गया, जबकि मैं शहर में चला गया उन सभी अलग अलग लोगों को देख रहा था जो अपने गिल्ड का विज्ञापन कर रहे थे, सदस्यों की भर्ती कर रहे थे और तलवारबाज बेहतर गिल्ड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कतार में थे। रास्ते में मैं गलती से एक सुनहरे बालों वाली महिला से टकरा गया, जिसने तुरंत मुझे एक जोंक की तरफ पकड़ लिया, कहते हुए कि वो एक प्रसिद्ध गिल्ड की सदस्य थी और चाहती थी कि मैं उनसे जुड़ूं। मैं तुरंत उससे सावधान हो गया, क्योंकि वो सदस्यों के लिए इतनी उत्सुक लग रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। हालांकि महिला ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा और मुझे परेशान करती रही, जोर देकर कहा कि मैं उनके गिल्ड में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं कोई सिंप नहीं था और लगातार मना करता रहा। मैंने उससे पूछा कि यहाँ सबसे मजबूत गिल्ड कौन सा था, और उसने अनिच्छा से जवाब दिया कि शैडोब्लेड गिल्ड वर्तमान में सबसे मजबूत में से एक था, क्योंकि इसमें 8 उच्च श्रेणी के तलवारबाज थे। मैंने उससे दिशाएं पूछी और तुरंत उस गिल्ड की ओर चला गया। रास्ते में मुझे एक गार्ड ने रोक लिया, जिसने मुझे परीक्षण के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास निर्देशित किया। रिसेप्शनिस्ट पर मैंने युवा तलवारबाजों की एक लंबी कतार देखी जो प्रसिद्ध गिल्ड में प्रवेश के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार थे, जिससे मैं भी उत्साहित हो गया। खुद से पूछने लगा कि मुझे किन महान लोगों से लड़ने को मिलेगा। लेकिन जब मेरी बारी पंजीकरण कराने की आई, तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे एक वर्गहीन होने के लिए उपहास किया, कहते हुए कि केवल उच्च श्रेणी के तलवारबाज ही गिल्ड के परीक्षण के लिए पंजीकरण कर सकते थे। मैंने जोर देकर कहा कि मैं निश्चित रूप से उनके परीक्षण पास कर सकता हूँ, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पंजीकृत करने से मना कर दिया। दुखी होकर मैंने जाने का फैसला किया जब मैंने 3 रैंक वाले तलवारबाजों को हॉल में प्रवेश करते देखा, जिन्हें तुरंत मशहूर हस्तियों की तरह माना गया। हालांकि मुझे वास्तव में उस तमाशे की परवाह नहीं थी और मैं तुरंत दूसरे गिल्डों की ओर मुड़ गया, लेकिन मैं बदले में उन सभी के द्वारा वर्गहीन होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। थक कर मैं वापस शहर में चला गया। वह पत्र निकाला जो मेरी माँ ने मुझे दिया था और मुझसे अपने पुराने गिल्ड को खोजने के लिए कहा था, क्योंकि वे निश्चित रूप से मुझे कुछ काम खोजने में मदद करेंगे। मैंने खुद से पूछा कि क्या मेरी माँ जानती थी कि मुझे इतनी परेशानी होने वाली है, लेकिन मैं वैसे भी बहुत आभारी था। लेकिन इससे पहले कि मैं पत्र पढ़ पाता, सुनहरे बालों वाली महिला ने मुझे एक बार फिर पकड़ लिया, कहते हुए कि वे अभी भी मुझे अंदर लेने को तैयार थे, लेकिन मैंने एक बार फिर मना कर दिया। उसने वास्तव में मुझसे गिल्ड में शामिल होने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। मुझे इसे दान का कार्य मानने के लिए कहा और एक खूबसूरत गिल्ड हाउस की ओर इशारा किया। यह सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन महिला ने जवाब दिया कि उनका गिल्ड, जिसे ड्रैगन फैंग कहा जाता था, लंबे समय तक देश में सबसे अच्छा गिल्ड था, लेकिन हाल ही में इसमें गिरावट आई थी और वे अब सबसे कमजोर थे, लेकिन वो इसे अपनी पूर्व महिमा में वापस लाना चाहती थी। ड्रैगन फैंग नाम अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठा, क्योंकि मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे अपने गिल्ड के नेता के बारे में बताया था, जो एक दोहरी तलवारबाज था जिसने अपनी विशेष चाल के बाद गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग रखा था। मैंने जल्दी से पत्र को नाम देखने के लिए निकाला और यह वास्तव में वही गिल्ड था जिसके बारे में मेरी माँ बात कर रही थी। मैंने उसके साथ अंदर जाने का फैसला किया, जिससे वो बहुत खुश हुई।
लेकिन जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए मैंने देखा कि एक हाथ वाला एक नशे में धुत बूढ़ा सोफे पर लेटा हुआ था। उस आदमी ने मुझे कहीं और जाने के लिए कहा क्योंकि यह गिल्ड खत्म हो गया था और चला गया था, जबकि महिला ने कहा कि वो उसके पिता थे जो कभी शहर के दूसरे सबसे अच्छे तलवारबाज थे, लेकिन एक हाथ खोने के बाद वह अब पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि मैंने उसे ये कहकर चौंका दिया कि मैं गिल्ड में शामिल होना चाहता था, जिससे वो बहुत खुश हुई और उसने जल्दी से एक समझौते का मसौदा तैयार किया जिसे मैंने भर दिया और उसे वापस दे दिया। उसने इसे पढ़ा इससे पहले कि उसने पूछा कि मैंने क्लास कॉलम खाली क्यों छोड़ा। तब मैंने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास कोई क्लास नहीं थी। लिली भड़क गई और अपनी तलवार बाहर निकाली सोचकर कि मैंने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं एक उच्च श्रेणी का तलवारबाज हो सकता हूँ क्योंकि मैंने उसे इतनी कठिन समय दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती दरवाजा खुला और रीनर नाम की एक लाल बालों वाली सुंदरी कमरे में चली गई। महिला तुरंत उसकी ओर दौड़ी रोते हुए कहा कि इस वर्गहीन बेवकूफ ने उसे गिल्ड में शामिल होने के लिए धोखा दिया था। इससे तुरंत रीनर का ध्यान आकर्षित हुआ और उसने मेरी ओर दिखाया कहते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे यहाँ देखूंगा। मैं भ्रमित था और मैंने पूछा कि वो मुझे कैसे जानती थी, और रीनर चकित लग रहा था कहते हुए कि हम एक ही गांव से थे और हमने एक साथ प्रशिक्षण लिया था। फिर भी मुझे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन अंततः मैंने महसूस किया कि जिस लाल बालों वाले लड़के से मैंने पहले कई बार लड़ाई की थी वो वास्तव में एक लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी। दूसरी महिला को भी कहानी पता थी और उसने रीनर से पूछा कि क्या ये वही वर्गहीन बेवकूफ था जिसने उसे बचपन में हराया था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि कहानी सिर्फ एक मिथक थी। हालांकि रीनर अभी भी उस हार से कड़वी थी और तुरंत मुझसे लड़ने की चुनौती दी। लड़ाई शुरू हुई और रीनर ने तुरंत दोहरी स्लैश चाल का इस्तेमाल किया जिसके बारे में मुझे लगा कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए रीनर के स्लैश ने मेरा मुकाबला तोड़ दिया और सीधे मेरी छाती में वार किया। इससे मैं भ्रमित हो गया, लेकिन रीनर ने खुलासा किया कि उसके पास पावर स्वॉर्ड्समैन वर्ग था। यही कारण था कि वो एक सामान्य तलवार से 5 गुना भारी तलवार का उपयोग करने में सक्षम थी, जिसका मतलब था कि उसके प्रत्येक स्लैश में 5 गुना अधिक ताकत थी। मैं इस बात से प्रभावित था कि वो एक भारी तलवार का उपयोग करते हुए भी अपनी गति बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन वो गति मेरी अपनी गति की तुलना में कुछ भी नहीं थी। अगली बार जब उसने हमला किया तो मैंने रीनर को भ्रमित करने के लिए अपना एक भ्रम पैदा किया, जबकि मैं उसके पीछे प्रकट हुआ और उसकी पीठ पर वार किया। रीनर भ्रमित था और उसने फिर से कोशिश की, लेकिन परिणाम वही था। वो विश्वास नहीं कर सकी कि मैं एक ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहा था जिसका उपयोग केवल उच्चतम श्रेणी के तलवारबाजों द्वारा किया जाता था, जबकि मैंने महसूस किया कि वो मेरे सामान्य हमलों से नीचे गिरने के लिए बहुत मजबूत थी। रीनर भी ये जानता था और अपने भारी हमलों के साथ लड़ाई को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी मां की हस्ताक्षर पलटवार चाल का इस्तेमाल किया जिससे रीनर अपने घुटनों पर आ गई और लड़ाई तुरंत बाद समाप्त हो गई। इसके साथ हिलिली का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया और उसने एक बार फिर मुझे उनके गिल्ड में स्वागत किया और मुझे बताया कि उनका गिल्ड वर्तमान में कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज से बाहर निकलने के लिए उन्हें टूर्नामेंट में भाग लेना होगा और 3 लोगों की एक टीम के रूप में अन्य गिल्ड के खिलाफ लड़ना होगा, जिनकी टीम में 5 सदस्य होंगे। हालांकि मैं मजबूत विरोधियों से लड़ने की संभावना से बहुत उत्साहित था और अपने कौशल को और निखारने के अवसर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन तभी ये वीडियो समाप्त हो गया। कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।